हेलो स्टूडेंट। हम लोगों ने विलियन चैप्टर के पहले भाग में ये पढ़ा था कि मोलरता क्या होती है, मोलरता क्या होती है, और उस पर जो आंकिक प्रश्न थे उसको हम लोगों ने हल किया था। अब यहाँ पर हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और आज पढ़ेंगे हम मोल प्रभाज या मोल अंश के बारे में। मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होता है? तो जैसा कि आपको बताया गया था कि विलयन के दो अवयव या दो घटक होते हैं, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। तो यहाँ पर अगर आपको किसी भी अवयव चाहे विलेय या विलायक का मोल प्रभाज निकालना है, तो जिस अवयव का आप मोल प्रभाज निकालना चाहते हैं उस अवयव के मोलों की संख्या को आपको ऊपर लिखना होता है। यानी यहाँ पर लिखना होता है अवयव के मोलों की संख्या, और इसको भाग देना होता है विलयन में कुल मोलों की संख्या से। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं विलयन में कुल मोलों की संख्या। तो आप यहाँ पर याद रखिएगा वह अवयव हमारा विलेय भी हो सकता है और विलायक भी, मतलब हम दोनों का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? तो देखिए यहाँ पर साफ है कि जो मोल प्रभाज है वो एक प्रकार का अनुपात है। ठीक है, किसका किसका अनुपात है? उस अवयव के मोलों की संख्या और विलयन में कुल मोलों की संख्या के अनुपात का। ठीक है, तो अगर आपसे कोई भी पूछता है कि मोल प्रभाज या मोल अंश क्या है, तो आप बता देंगे कि विलयन में किसी भी अवयव के मोलों की संख्या और विलयन में कुल मोलों की संख्या के जो अनुपात होता है वही हमारा मोल प्रभाज कहलाता है। और मोल प्रभाज को हम प्रदर्शित किससे करते हैं? मोल प्रभाज को हम प्रदर्शित करते हैं चाई से। ठीक है, यहाँ पर देखिए परिभाषा में उस चीज़ का जिक्र किया गया है कि एक विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या और विलयन में कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल प्रभाज कहते हैं। इसे चाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने विलेय का मोल स्मॉल एन माना है। चूँकि विलेय की मात्रा कम होती है तो इसके लिए हम स्मॉल एन का प्रयोग कर रहे हैं, और विलायक के लिए मोल जो वहाँ पर हैं वो हमने माना है कैपिटल एन। ठीक है, यहाँ पर दोनों के मोल हमने मान लिए हैं। तो आप ये बताइए यहाँ पर विलयन में कुल मोलों की संख्या कितनी होगी? चूँकि विलयन विलेय और विलायक को मिला के बनता है, इसलिए विलयन में कुल मोलों की संख्या हो जाएगी स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप विलेय का मोल प्रभाज निकालें, तो देखिए अगर आपको विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो विलेय के मोल ऊपर लिखिए और इसको भाग कर दीजिए विलयन में कुल मोलों की संख्या जो कि स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन है। ये हमारा विलेय का मोल प्रभाज का सूत्र हो गया। इसी तरीके से अगर हम कहते हैं कि विलायक का मोल प्रभाज निकालिए, तो आप विलायक के मोल को ऊपर लिखेंगे और विलयन में कुल मोलों की संख्या से भाग कर देंगे। ये हमारा विलायक का मोल प्रभाज होता है। मतलब जिस पदार्थ का मोल प्रभाज हमको निकालना है उस पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन में कुल मोलों की संख्या से हम भाग कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए इस चीज़ को माना भी गया है कि माना एक विलयन में विलेय और विलायक के मोलों की संख्या क्रमशः स्मॉल एन तथा कैपिटल एन है। तो देखिए विलयन में कुल मोलों की संख्या स्मॉल एन हो गई है। अब इसके बाद जब हमने विलेय का मोल प्रभाज निकाला है इस सूत्र से, तो देखिए यहाँ पर विलेय के मोल प्रभाज आ गए इतने और हमारा विलायक का मोल प्रभाज आ गया इतना। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम आपसे ये कहें कि विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज जोड़ने पर कितना आएगा, तो देखिए यहाँ पर विलेय का मोल प्रभाज कितना है? स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो देखिए यहाँ पर मैंने विलेय का मोल प्रभाज लिया है और इसमें मैं जोड़ने जा रहा हूँ विलायक का मोल प्रभाज जो है कैपिटल एन और डिवाइडेड बाय स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो अगर आप ध्यान दें यहाँ पर तो देखिए दोनों का जो हर है वो एक ही जैसा है। यहाँ पर भी स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन है, यहाँ पर भी स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन है, तो यहाँ पर हर वही हो जाएगा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। अब इनके अंश जुड़ जाएंगे, इसका अंश स्मॉल एन है, इसका अंश कैपिटल एन है, इनको हम जोड़ देंगे तो आप ध्यान दीजिए तो अंश और हर दोनों एक ही जैसी चीज़ें हो गई हैं, ये कट जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा एक। इसका मतलब विलेय और विलायक का मोल प्रभाज जोड़ने पर इनका योग एक आता है। तो इस चीज़ को भी देखिए यहाँ पर नोट में लिखा गया है कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक के मोल प्रभाजों का योग जो होता है वो कितना होता है? एक होता है। अब इससे क्या फ़ायदा है? मान लेते हैं एक विलयन में हमसे विलेय और विलायक दोनों का मोल प्रभाज निकालने को कहा, तो हमने विलेय का मोल प्रभाज निकाला और मान लेते हैं विलेय का मोल प्रभाज आ गया 0.3, तो विलायक का मोल प्रभाज कितना होगा? इसके लिए आप एक में से विलेय का मोल प्रभाज घटा देंगे।
अब जितना भी आएगा वो हो जाएगा विलायक का मोल प्रभाज, जैसे यहाँ विलायक का मोल प्रभाज 0.7 है। ठीक है, अब आते हैं इन पे न्यूमेरिकल कैसे पूछता है। जैसे यहाँ पर अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें तो दिया है 450 ग्राम जल और एसीटोन के 5.8 ग्राम के परस्पर मिश्रण से बने विलयन में जल और एसीटोन के मोल प्रभाज की गणना करनी है। तो देखिए, जब भी मोल प्रभाज पर क्वेश्चन आए तो आपको करना पहला काम ये है कि उसमें जिन जिन पदार्थों का नाम लिखा है उनके मोल आप निकाल लेंगे। पहले इतना तो तुरंत कर लेंगे, जिन जिन पदार्थों का नाम लिखा है प्रश्न में आप उनके मोल निकाल लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे आगे क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इसमें दो पदार्थों का नाम लिखा है, जल का और एसीटोन का। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ जल की, तो जल का भार दिया है कितना, जल का भार दिया है 450 ग्राम। अब अगर आपको जल का मोल निकालना है तो आप इसको अणुभार से भाग करेंगे। जल का अणुभार होता है 18, तो इसके मोलों की संख्या आ गई 25। ठीक है, यानी जल के मोल पता हो गए। अब इसी तरीके से आप एसीटोन का मोल पता करेंगे। तो देखिए, एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3। अब आप इसका भार देखिए, प्रश्न में दिया है 5.8 ग्राम। अणुभार इसका निकालेंगे तो आएगा 58। ठीक है, अब आप यहाँ पर अगर इसके मोलों की संख्या निकालेंगे तो 0.1 मोल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दोनों के मोल पता हो गए हैं। इसके मोल हैं 25, इसके मोल हैं 10.1। तो विलयन में कुल मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, आप दोनों को जोड़ देंगे तो ये विलयन में कुल मोलों की संख्या हो गई 25.1। अब मैं आपसे कहूँ कि जल का मोल प्रभाज निकालिए, तो आप सूत्र को याद कीजिए। जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ जल का मोल प्रभाज निकालना है तो जल के मोल ऊपर लिखेंगे जो कि 25 है, और विलयन में कुल मोलों की संख्या जो है उससे भाग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 25.1। अब ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.996। अब ये जल का मोल प्रभाज निकल गया। अब मैं आपसे कहूं कि एसीटोन का मोल प्रभाज बताइए, तो या तो आप इसको सूत्र से लगाइए कि एसीटोन का मोल प्रभाज बराबर एसीटोन के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। या दूसरा तरीका है कि जब आपको एक पदार्थ का मोल प्रभाज पता हो गया है तो दूसरे पदार्थ का मोल प्रभाज निकालने के लिए आप इसको एक में से घटा दें। एक में से ये जल का जो मोल प्रभाज आया है घटा दीजिए, बाकी जो बचेगा वो एसीटोन का मोल प्रभाज होगा, तो ये आएगा 0.004 और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब ये लिखने का क्या तरीका है, तो देखिए यहाँ पर इसको लिख करके बताया गया है। सबसे पहले मैंने जैसे कहा था कि आप सबसे पहले उन दोनों पदार्थों का या जितने पदार्थ हैं उसका देखिए मोल निकालिए, तो एक का मोल 25 आया। एसीटोन का अणुभार 58 कैसे आया उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, एसीटोन के सूत्र में पहले कार्बन है तो हमने कार्बन का परमाणु भार लिख दिया 12, फिर 3 हाइड्रोजन मिले तो 3 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। फिर हमको कार्बन मिला तो हमने कार्बन का परमाणु भार रखा, फिर ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन का परमाणु भार रखा, फिर कार्बन मिला, हमने कार्बन का परमाणु भार रखा, और 3 हाइड्रोजन मिले तो 3 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। अब जब हमने इसको पूरा जोड़ा तो ये जोड़ने पर आया 58। ठीक है, अब यहाँ पर इसके मोल मिल गए, तो देखिए यहाँ पर हमने एसीटोन के मोलों की संख्या भी निकाल लिया है। अब जब दोनों के मोल आपको पता हो गए तो ये देखिए यहाँ पर मैंने विलयन में कुल मोलों की संख्या के लिए दोनों के मोलों को जोड़ दिया है। अब विलयन के मोल हो गया 25.1 जैसा मैंने बताया था। अब जल का मोल प्रभाज निकालना है। चूँकि मोल प्रभाज को हम चाय से लिखते हैं, तो अगर आप ये इतनी चीज़ें नहीं लिखना चाहते हैं तो आप केवल चाय H2O भी लिख दीजिएगा। चाय मतलब मोल प्रभाज और नीचे H2O लिखा है, मतलब वो जल के मोल प्रभाज की बात हो रही है। अब जल का मोल प्रभाज निकालना है तो जल के मोलों की संख्या को विलयन में कुल मोलों की संख्या से भाग करेंगे। चूँकि जल के मोल 25 हैं, यहाँ देखिए विलयन में कुल मोलों की संख्या 25.1 है, तो देखिए जल का मोल प्रभाज आ गया 0.996। और जब एक पदार्थ का मोल प्रभाज पता हो जाए तो दूसरे पदार्थ का मोल प्रभाज निकालने के लिए आप सूत्र से भी लगा सकते थे कि एसीटोन का मोल प्रभाज बराबर एसीटोन के मोलों की संख्या बटा विलयन में कुल मोलों की संख्या, उससे भी आंसर आता। लेकिन समय लगेगा, समय को बचाने के लिए आप दूसरे पदार्थ का मोल प्रभाज निकालने के लिए एक में से पहले पदार्थ का मोल प्रभाज घटा दीजिए, जो आपका आंसर आएगा वो दूसरे पदार्थ का मोल प्रभाज होगा। अब इसका अगला प्रश्न है, 92 ग्राम एथिल एल्कोहल तथा 72 ग्राम जल से बने विलयन में प्रत्येक अवयव के मोल प्रभाज की क्या करनी है, आपको गणना करनी है। तो जैसा मैंने पिछला प्रश्न आपको करवाया है, हल किया गया है उस प्रश्न को, ऐसे ही आप ये प्रश्न खुद हल करिएगा। और अगर आपके दोनों अवयव का मोल प्रभाज जो कि यहाँ आंसर दिया है अगर इतना आ रहा है तो आपको मोल प्रभाज निकालना आ गया है। इसके बाद आते हैं, हमारा अगला टॉपिक होता है कि हमने जो कल मोललता पढ़ा था और आज जो मोल प्रभाज पढ़ा है, ठीक है, ये आगे एक दूसरे से संबंधित भी हैं।
लेकिन पहले आइए मोल प्रभाज का एक और क्वेश्चन करते हैं परसेंट के हिसाब से। जैसे यहाँ देखिए दिया है कि यूरिया का 6% भार से अगर जलीय विलयन है तो इसमें यूरिया और जल के मोल प्रभाज की गणना करनी है। अब आपको मैंने कल ही बता रखा है कि जब भी परसेंट पे क्वेश्चन आए तो सीधे आप उसको लिख दिया कीजिए ऐसे 6% का तो 6/100 लिख दिया हमने। अब यहाँ पर नीचे की जानकारी किसके लिए होती है, कल से ही बता रहा हूँ कि यहाँ पर नीचे की जानकारी होती है विलयन के लिए और ऊपर की जानकारी विलेय के लिए होती है। यहाँ पर हमारा विलेय कौन है, यूरिया है, तो ऊपर की जानकारी यूरिया के लिए है। ठीक है, क्योंकि यहाँ भार से कहा है यानी दोनों का मात्रक भार का लेंगे तो दोनों हो जाएंगे किसमें, ग्राम में। इसका साफ मतलब है कि हमारे 100 ग्राम विलयन में यूरिया का भार 6 ग्राम है। अब अगर 100 ग्राम विलयन में यूरिया 6 है तो बाकी कौन है, तो देखिए यहाँ लिखा है जलीय विलयन, यानी दूसरा जो यहाँ पे पदार्थ है वो जल है। अगर नहीं भी लिखता तो भी हम जल ही मानते हैं, क्योंकि जल से अच्छा विलायक कोई नहीं होता है। तो अगर विलायक का नाम नहीं भी दिया रहेगा तो आप जल मानेंगे। तो आप खुद देखिए इस समय यूरिया का भार आपको कितना मिल गया है, यूरिया का भार मिल गया कितना, 6 ग्राम मिल गया है। और अगर विलयन 100 ग्राम का है उसमें 6 ग्राम यूरिया है तो बाकी 94 ग्राम कौन है, तो 94 ग्राम हमारा हो जाएगा जल, यानी यहाँ पर जल का भार लिखेंगे 94 ग्राम। अब आपको करना क्या है, मैंने बताया था मोल प्रभाज के लिए पहले हम दोनों के मोल निकालेंगे, यानी हम यूरिया के मोल निकालेंगे। तो देखिए यूरिया का भार है 6 ग्राम, यूरिया का अणुभार होता है 60। अब आप यहाँ इसके मोल निकालेंगे तो देखिए 0.1 मोल हो गए। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम जल का मोल निकालते हैं तो जल का भार दिया 94 और जल का अणुभार कितना होता है, 18 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5.2 या कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, 5.22 ऐसा कुछ आएगा। अब आपको दोनों के मोल पता हो गए, दोनों के मोल को जोड़ लेंगे। जब दोनों के मोल जोड़ेंगे तो कुल मोलों की संख्या आ जाएगी 5.32। अब कुल मोल पता हो गए हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यूरिया का मोल प्रभाज निकालिए तो देखिए यूरिया के मोलों की संख्या है 0.1 बटा कुल मोलों की संख्या है 5.32। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो उत्तर आएगा वो यूरिया का मोल प्रभाज हो गया। और जब यूरिया का मोल प्रभाज निकल गया है तो जल का मोल प्रभाज निकालने के लिए हम एक में से यूरिया का मोल प्रभाज घटा देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इसको लिखने का तरीका क्या है। तो देखिए यहाँ पे पहले आप स्टेटमेंट में लिखेंगे कि यूरिया के 6% जलीय विलयन का अर्थ क्या है। तो देखिए यहाँ पर यूरिया के 6% जलीय विलयन का अर्थ क्या निकला कि 100 ग्राम जब विलयन था तो उसमें यूरिया का भार कितना है, 6 ग्राम है। अगर आपको यूरिया का भार पता है, अणुभार निकाल लीजिए। देखिए नाइट्रोजन का परमाणु भार 14, 2 हाइड्रोजन है तो 2 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, फिर कार्बन मिला 12, ऑक्सीजन मिला 16, नाइट्रोजन फिर आया तो 14 और 2 हाइड्रोजन आया तो 2 गुणे 1। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यूरिया का अणुभार आएगा 60। अब आपको यूरिया का भार पता है, अणुभार पता है, तो भार बटा अणुभार करके आप यहाँ पर 0.1 मोल निकाल लेंगे। फिर जल का भार कैसे निकाले हैं, मैंने बताया था विलयन 100 ग्राम था, उसमें 6 ग्राम यूरिया है, तो बाकी कौन है, बाकी है हमारा जल जो कि 94 ग्राम है। अब इसके बाद आप जल का अणुभार निकालेंगे और जल का अणुभार निकालने के बाद अगर आप यहाँ देखिए तो आपने जल के मोलों की संख्या भी निकाल लिया है भार बटा अणुभार करके। और जब जल के मोल निकल गए तो विलयन में कुल मोलों की संख्या के लिए हमने यूरिया और जल के मोल जोड़ दिए हैं, तो देखिए कुल मोलों की संख्या आ गई है। अब आप यूरिया का मोल प्रभाज निकालेंगे, यूरिया के मोलों की संख्या बटा विलयन में कुल मोलों की संख्या। यूरिया के मोल है 0.1, कुल मोल हैं ये, तो देखिए यहाँ पर यूरिया का मोल प्रभाज निकल गया। और जब यूरिया का मोल प्रभाज निकल गया तो जल का मोल प्रभाज निकालने के लिए एक में से यूरिया का मोल प्रभाज हम क्या करेंगे, घटा देंगे, और देखिए यहाँ पर हमको जल का भी मोल प्रभाज पता हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे परसेंट वाले क्वेश्चन अगर आते हैं तो भी हम मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। अब अगला प्रश्न दिया है कि ग्लूकोज के 4% भार से प्रतिशत विलयन में ग्लूकोज के मोल प्रभाज की गणना करनी है। तो देखिए ग्लूकोज का सूत्र आप सभी को मालूम है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, यानी एक पदार्थ तो ग्लूकोज है, दूसरा पदार्थ देखिए विलयन लिखा है, जलीय विलयन नहीं लिखा है, तो भी यहाँ दूसरा पदार्थ हमारा जल होता है, क्योंकि जल में ही जल अच्छा विलायक माना जाता है। तो अगर विलायक का नाम नहीं दिया है तो दूसरा पदार्थ हम जल लेते हैं। तो आपको 2 पदार्थ दिया है, भार के हिसाब से परसेंटेज, जैसे यूरिया का 6% था, अब ग्लूकोज का 4% दिया है। दोनों पदार्थों का मैंने सूत्र लिख दिया है। अब आप इसके मोल प्रभाज की गणना खुद करिएगा। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ केवल आपको ग्लूकोज का ही मोल प्रभाज निकालना है,
मतलब आप पहले दोनों के मोल निकालेंगे, फिर ग्लूकोज का मोल प्रभाज निकालने के लिए आपका सूत्र क्या होगा, ग्लूकोज की मोलों की संख्या बटा विलयन में कुल मोलों की संख्या। और यहाँ पर जल का मोल प्रभाज नहीं पूछा है तो प्रश्न में आप जल का मोल प्रभाज नहीं निकालेंगे, केवल और केवल ग्लूकोज का मोल प्रभाज निकालेंगे। अगर आपका आंसर 0.004 आता है तो आप मोल प्रभाज के क्वेश्चन को लगाने में सक्षम हो चुके हैं। आते हैं अगले टॉपिक पे। कल पिछले वीडियो में हमने मोललता को पढ़ा था और आज हमने पढ़ा है मोल प्रभाज। तो कई बार आपको मोल प्रभाज देकर मोललता भी पूछ लेता है। तो अगर आपसे कभी पूछे कि मोललता और मोल प्रभाज में क्या संबंध होता है तो याद रखिएगा, विलयन की मोललता निकालने के लिए आपको इस सूत्र का पालन करना होता है। यानी अगर आपको विलयन की मोललता निकालनी है तो विलय के मोल प्रभाज में 1000 का गुणा करना होता है और भाग देना होता है विलायक का मोल प्रभाज जिसमें उसी विलायक के अणुभार का गुणा होता है। आप इस सूत्र का पालन करेंगे तो आपके विलयन की मोललता निकल जाएगी। आइए देखते हैं कि कैसे हम मोल प्रभाज की सहायता से विलयन की मोललता को ज्ञात करते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर दिया है पहला प्रश्न, बेंजीन के एक विलयन में आयोडीन घुली है। तो चूंकि आयोडीन घुली है यानी आयोडीन हमारा यहाँ पर हो जाएगा विलेय। हम लिख दे रहे हैं कि आयोडीन हमारा क्या हो गया, विलेय है। ठीक है, अब आयोडीन विलेय है तो प्रश्न में देखिए आयोडीन का मोल प्रभाज दिया, यानी विलेय का मोल प्रभाज दिया है 0.25। ठीक है, फिर चूंकि यह विलयन बेंजीन में बना है यानी हमारा जो विलायक है वो बेंजीन है। बेंजीन का सूत्र आप सभी को मालूम है, C6H6 होता है। और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि हमारा बेंजीन यहाँ पर क्या है, विलायक है। अब विलायक का मोल प्रभाज कितना होगा आप खुद बताइए। अगर एक पदार्थ का मोल प्रभाज 0.25 है तो इसको अगर मैं एक में से घटा दूंगा तो आएगा 0.75 और ये हमारे बेंजीन यानी विलायक का मोल प्रभाज हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए विलयन की मोललता अगर आपको निकालनी है तो आपको विलेय का मोल प्रभाज पता होना चाहिए। देखिए वो पता है 0.25। विलायक का मोल प्रभाज पता होना चाहिए, वो भी पता है। एक चीज़ और पता होना चाहिए, विलायक का अणुभार। विलायक हमारा कौन है, विलायक हमारा बेंजीन है। तो बेंजीन का अणुभार कैसे निकालेंगे, देखिए बेंजीन में 6 कार्बन है तो आप लिखेंगे 6 गुणे कार्बन का परमाणु भार होता है 12 प्लस 6 हाइड्रोजन है तो 6 गुणे हाइड्रोजन का मान होता है 1। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 78। तो देखिए आपको विलेय का मोल प्रभाज पता है, विलायक का मोल प्रभाज पता है और विलायक जो कि बेंजीन था उसका हमने अणुभार भी निकाल लिया, 78 आ गया। अब आप अगर इस सूत्र को लागू कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर वही चीज़ किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर आयोडीन का देखिए मोल प्रभाज लिखा है, फिर बेंजीन का मोल प्रभाज निकालने के लिए हमने एक में से आयोडीन का मोल प्रभाज माइनस किया, बेंजीन का अणुभार निकाल लिया और उसके बाद विलयन की मोललता, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय हमारा आयोडीन है गुणे 1000 बटा बेंजीन का मोल प्रभाज और विलायक हमारा बेंजीन है उसका अणुभार। हमने देखिए सारी वैल्यू रख दी है, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 4.273। यम क्यों लिखते हैं, क्योंकि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था मोललता को हम स्मॉल यम से लिखते हैं। अगर आप स्मॉल यम नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर मोल प्रति किलोग्राम भी लिख सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। दिया है एक विलेय का बेंजीन में मोल प्रभाज दिया है। तो देखिए फिर यहाँ पर आपको विलेय का मोल प्रभाज दिया है तो चलिए विलेय का मोल प्रभाज आपको दिया है, जो पिछली बार था 0.25 अब ये हो गया है 0.2। ठीक है, तो आप ये बताइए यहाँ पर जो दूसरा विलायक है वो बेंजीन है यानी वही है, तो इस बार इसका मोल प्रभाज कितना होगा, एक में से अब आप अगर 0.2 घटाएंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू 0.75 आई थी वो वैल्यू आएगी 0.8। ठीक है, बेंजीन का अणुभार उतना ही रहेगा, 78 ही रहेगा। फिर आप यही सूत्र लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस चीज़ को फिर सॉल्व करके बताया गया है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर विलेय का मोल प्रभाज दिया था 1.2 आपने लिखा, फिर बेंजीन का यानी विलायक का मोल प्रभाज निकालने के लिए एक में से विलेय का मोल प्रभाज घटा देंगे। ये आसान तरीका होता है दूसरे पदार्थ का मोल प्रभाज निकालने के लिए। अगर आपको पहले पदार्थ का मोल प्रभाज पता है तो तुरंत दूसरे पदार्थ का मोल प्रभाज निकालने के लिए उसको एक में से घटा दीजिए। चलिए विलायक का मोल प्रभाज पता हो गया, बेंजीन का अणुभार कैसे निकलता है वो मैंने पिछले प्रश्न में बताया था। अब ये हर बार विलायक आपका बेंजीन नहीं होगा, कभी जल होगा, कभी और पदार्थ होगा, तो आप उसका अणुभार निकाल लेंगे। इसके बाद विलयन की मोललता का सूत्र लगाएंगे। देखिए हमने सारी वैल्यू रख दी है और यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 3.2 स्मॉल एम या मोल प्रति किलोग्राम। अब ऐसा एक क्वेश्चन और आता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोललता की गणना करनी है जिसमें जल का मोल प्रभाज दिया है। अब देखिए यहाँ पर जल का मोल प्रभाज दिया है, आप बताइए चूंकि सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन है तो यानी जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो हमारा क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल विलेय हो गया है तो इसका मतलब जल यहाँ पर क्या होगा, यानी जल यहाँ पर क्या है,
विलायक है। ठीक है, चलिए अब आपको यहाँ पर जल का मोल प्रभाज दिया है 0.85। इस बार अगर आपको जल का मोल प्रभाज 0.85 दिया है तो आप बताइए सल्फ्यूरिक अम्ल का मोल प्रभाज कितना होगा। इसके लिए एक में से 0.85 को माइनस कर देंगे, जो भी आएगा यानी 0.15 आएगा, ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का मोल प्रभाज यानी विलेय का मोल प्रभाज। तो देखिए विलेय का मोल प्रभाज पता है, विलायक का मोल प्रभाज भी पता हो गया है, और जल का अणुभार कितना होता है अगर आप इसके सूत्र से निकालेंगे तो जल का अणुभार होता है 2 गुणे 1 यानी 2 प्लस हाइड्रोजन का ये है और ऑक्सीजन का 16, कुल कितना हो जाएगा जल का अणुभार 18। तो आप बताइए यहाँ पर आपको क्या क्या पता हो गया। आपको विलेय का मोल प्रभाज पता हो गया 0.15, विलायक का मोल प्रभाज प्रश्न में पहले ही दिया था और आपने विलायक का अणुभार निकाल लिया 18। जब ये तीनों चीज़ें पता हो गई तो आप विलयन की मोललता भी ज्ञात कर लेंगे। अब आप इस प्रश्न को खुद हल कीजिएगा और उसके बाद अगर आपका आंसर 9.8 एम यानी 9.8 मोल प्रति किलोग्राम आता है तो हमारा आंसर सही है। आते हैं अगले टॉपिक पे कि सांद्रता ग्राम प्रति लीटर क्या होता है। तो देखिए सांद्रता ग्राम प्रति लीटर के लिए यहाँ पर सूत्र होता है कि विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलयन का आयतन लीटर में, यानी विलेय का जो ग्राम में मात्रा है उसको विलयन का आयतन लीटर में करके भाग करेंगे तो यहाँ पर सांद्रता ग्राम प्रति लीटर आ जाएगा। अब परिभाषा बनाने के लिए हम विलयन का आयतन क्या करेंगे, 1 लीटर मान लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ विलयन का आयतन 1 लीटर मान लिया है। अब अगर 1 लीटर होगा तो यानी जो विलेय की ग्राम में मात्रा आएगी वो विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर कहलाएगी, और यहाँ से हमारी परिभाषा बनेगी कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की जो ग्राम में मात्रा होती है वही उस विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर कहलाती है। देखिए परिभाषा में इस चीज़ को मेंशन किया है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को उस विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद ये जो सांद्रता ग्राम प्रति लीटर दिया है ये मोलरता से संबंधित होता है, यानी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में और मोलरता में संबंध होता है। क्या संबंध होता है देखिए वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपको किसी विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर निकालनी हो और विलयन की मोलरता पता हो तो आप उसमें उस विलयन के विलेय में जो अणुभार है विलेय का उससे गुणा कर दीजिए, आपको विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर पता हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि मैंने आपसे यहाँ पर कहा कि ग्लूकोज के एक विलयन की मोलरता, ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज के एक विलयन की मोलरता जो है वो 10 एम है। कितनी है? 10 एम है। और मैं आपसे कह दूं कि इसकी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में बताइए कितनी होगी। तो देखिए ग्राम प्रति लीटर में अगर आपको सांद्रता निकालनी तो विलयन की मोलरता चाहिए, कितना दिया है? 10 एम। तो आप यहाँ लिखेंगे 10 और गुणा कर देंगे विलेय का अणुभार। चूंकि विलयन ग्लूकोज का है तो यानी यहाँ पर ये विलेय माना जाएगा। विलेय का अणुभार, ग्लूकोज का अणुभार होता है 180। आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1800 ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, ऐसे ही एक प्रश्न 2025 के बोर्ड में पेपर में पूछा हुआ था, आइए उसको देखते हैं और जल्दी से सॉल्व करते हैं। वो प्रश्न दिया था कि अगर मैं आपको 0.2 mH2SO4 विलयन दे दूं तो इसकी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में बतानी है। तो देखिए यहाँ पर भी आपको वही काम करना था। विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर पता करने के लिए आपको विलयन की मोलरता कितना दिया? 0.2। तो ये देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे 0.2 गुणे विलेय का अणुभार। विलेय कौन है? देखिए यहाँ प्रश्न में जिस पदार्थ का नाम लिखा होता है वही विलेय होता है। तो चूंकि सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन है तो सल्फ्यूरिक अम्ल वहाँ यहाँ विलेय है, इसका अणुभार होता है 98। अगर आप 0.2 में 98 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 19.6, यानी यहाँ पर हमारा आंसर डी जो है वो सही था। तो आज के हमने टॉपिक में मोल प्रभाज, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर और मोल प्रभाज की मोललता से क्या संबंध है, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर का मोलरता से क्या संबंध है, ये पढ़ लिया है। अब इसके बाद इतनी आप तैयारी कर लीजिए। उसके बाद अगले वीडियो में हम सांद्रता के और भी पदों का वर्णन करेंगे और उनके जो न्यूमेरिकल हैं उनको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।